सच में तुमने एक काफी ज्यादा अच्छी लोकेशन ढूंढी है। फिन ये सुनकर काफी घबरा गया था और जैसे ही वो पीछे की तरफ देखता है तो वो सभी लोग उसके पीछे खड़े हुए थे और वो सभी उसे गूस बम्स दे देते हैं। वो कहते हैं, ये देखो कितनी प्यारी शाम है, चलो कुछ बातें करते हैं। क्यों, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? और सच में फिन अपनी पैंट गीली कर लेता है। अगर मैं भी होता तो जरूर कर लेता। ट्रैक की ग्रुप के बॉस ने फिन को बहुत बुरी तरीके से पीटा हुआ था और वो उसे कहते हैं, आखिर तुम्हारे दोस्त के बारे में क्या ख्याल है? तुम दोनों एक साथ नहाते हो। ये सुनकर फिन उसे कहता है, क्या? आखिर तुम किस तरीके की बकवास कर रहे हो? क्या तुम लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ उल्टी सीधी चीजें चल रही हैं? वो डेफिनेटली एक लड़का है, एक डूड है। ये सुनकर वो कहते हैं, अच्छा क्यों ना ये चीज हम लोग खुद देखकर इस चीज को श्योर कर ले, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। हम लोग मिलकर ये सब चेक कर लेंगे। तो चलो उसे लेकर आते हैं। जिसके बाद उनका एक आदमी हैमल्ड को वहां पर लेकर आ गया था। उसे देखकर ये कहते हैं, तुम इसे लेकर आ गए, ये काफी अच्छा है। सो इनोसेंट, तो आखिरकार तुम भी यहाँ पर आ ही गए। ये देखकर हैमल्ड कहता है, मुझे लगा ही था कि यहाँ पर कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है। और डिमोनिक फॉरेस्ट के अंदर भी सभी डिमोनिक बीस्ट हायर पोजीशन के लिए एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, जिससे वो लोग अपनी पावर दिखा सके। और अगर यही रेट है तो इसका तो यही मतलब है कि ह्यूमंस और डिमोनिक बीस्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। और ये सभी गाइस भी मुझे टेरियन की तरह बिल्कुल भी नहीं लगते। ये लोग पूरी तरह से झूठे हैं। ट्रैकोन ग्रुप का बॉस काफी ज्यादा गुस्से के साथ उसे कहता है, तो चलो हम लोग सब मिलकर ये देखते हैं क्या कि ये लड़का है या लड़की। हैवल्ट इस चीज के लिए तैयार होते हुए अपने बारे में कहता है, मुझे इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी जिससे मैं इन लोगों को ये सबक सिखा सकूं। पर अभी भी मैं अपने विश को इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। पर मैंने जंगल में नोहा से भी फाइट करी थी, इसलिए बस मुझे मेरे गार्ड को डाउन नहीं करना। और फिर पूरी तरह से करेक्ट था, ये गाइस रैंक 4 के हैं, जिस वजह से ये सभी रैंक 3 के तानिया से काफी ज्यादा कमजोर होंगे। सबसे पहले मुझे डिफेंस करना होगा, उसके बाद एक वीकेस्ट को ढूंढकर उसके ऊपर अटैक करूंगा। इसलिए वो अपनी तलवार को उठाते हुए कहता है, अगर मैंने यहाँ पे जरा सा भी होल्ड बैक किया तो इसकी वजह से डोरियन की स्वॉर्ड्समैनशिप पूरी तरह से खराब हो जाएगी। मुझे इनके ऊपर से इस्तेमाल करना ही होगा। वो सभी डेरेन के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर तभी एक मुक्के के साथ एक आदमी बहुत दूर जाकर गिरता है और बेचारे का तो एक दांत ही टूट गया था। वो लोग भी अपने सामने का नजारा देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज थे, क्योंकि वहां पर तानिया आ गई थी। उसने हेमल्ट को रोक लिया था और अपने एक ही पंच के साथ उस आदमी को भी काफी दूर फेंक दिया था। वो लोगों से पूछती है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। ये देखकर वो नीले वाला वाला आदमी ट्रिक्यू ग्रुप का लीडर काफी सरप्राइज हो गया था और हेमल्ट भी उसको देखकर थोड़ा सा शौक था। तानिया कहती है, क्या आखिर ट्रिक्यू मर्सनरी क्रॉप मेरे मर्सनरी क्रॉप को परेशान क्यों कर रहा है? और अब तानिया को यहाँ पर देखकर वो लोग काफी घबरा गए थे, क्योंकि यार वो लोग उसे लड़ने की कोशिश करते तो वो अकेली आसानी से उन सबको धूल चटा सकती थी। इसलिए ट्रैक्यू ग्रुप का लीडर उससे कहता है, हम लोग बस यहाँ पर उन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे। तानिया कहती है, मैंने ये चीज साफ साफ सुनी है कि तुमने उन्हें ऑर्डर दिया था कि इसको काट डालो। वो कहता है कि ऐसा नहीं है, हम लोग तो बस एक दूसरे के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे। मुझे लगता है कि तुमने इस चीज को गलत समझ लिया है, क्योंकि तुम एक औरत हो। तानिया ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्से के साथ उससे कहती है कि हे, दिमाग का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा कुछ बोलो। साथ ही वो हेमल से कहती है कि जाओ फिन को लेकर आ जाओ। और वो उन लोगों से भी कहती है कि तुम सभी रैंक 4 के हो। पर वहीं उनका लीडर कहता है, ये सब को छोड़ो, असल में मैं एक रैंक 3 का मर्सनरी हूँ। तानिया कहती है, उससे क्या हुआ? पर अभी तो तुम रैंक 4 पर हो, क्या मैंने गलत कहा? ये उसकी बेइज्जती है। इसकी वजह से वो काफी ज्यादा चिढ़ गया था, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। जिसके बाद वो आगे कहती है, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि ऐसा कोई भी और इंसिडेंट मेरे मर्सनरीज के साथ ना हो, वरना मैं तुम लोगों को अगली बार बोलने लायक भी नहीं छोड़ूंगी। और सच में उसके लुक्स उन सबको घूस देने के लिए और उनकी पैंट गीली करने के लिए काफी थे। वो लोग कहते हैं, उनका बॉस कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं। जिसके बाद वो सभी वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद तानिया फिन के सिर के ऊपर हाथ रखकर उसे कहती है कि रोना बंद करो। ऐसी जगहों पर ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इसलिए चलो पानी लो और हम लोग वापस चलते हैं। फिन अपने आप को शांत करने की कोशिश करते हुए कहता है कि ठीक है। पर वहीं ये देखकर वो अपने मन में कहती है कि मेरी मर्सनरी क्रॉप के सभी मेंबर्स वो सभी बहुत ज्यादा हार्टलेस है। यहाँ पर ऐसा कोई भी नियम नहीं लिखा हुआ है कि कोई भी रैंक 4 की बैटल के बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता, पर लगभग हम लोग इस चीज में थोड़ी बहुत तो मदद कर ही सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज इतनी आसानी से अब टूटने वाली है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाते हैं कि हेमल्ट अकेले में अपनी स्वord प्रैक्टिस कर रहा था और उसने अब अपनी स्वord प्रैक्टिस की ग्रिप को काफी ज्यादा अच्छे से अचीव कर लिया है। वो पहले की तरह स्ट्रांग होने लगा था। उसके अपने आसपास की चीजों को काटने के बाद वो कहता है, मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी है। मुझे लगता है कि मेरी बॉडी पहले की तरह ठीक होने लगी है। और शायद ये कंसंट्रेशन केवल इसी वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने अपनी बॉडी को इस एक हफ्ते तक पूरी तरह से रिकवर होने पर ही फोकस किया, जब से ये रिक्वेस्ट स्टार्ट हुई है। पर अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मेरा विश अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है।
मैं अपने विष को बाहर नहीं निकाल पा रहा। तो ये सोचकर उसे डेरियन की बातें याद आती हैं कि जैसे वो उसे समझा रहा हो कि विष अपनी बॉडी के अंदर किसी पानी की तरह है, उसे तुम होल्ड नहीं कर सकते। पर इस चीज का कोई भी पॉइंट नहीं है कि तुम विष को ट्रेन करने की कोशिश करो और जब तक तुम्हारी बॉडी इस चीज के लिए बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ना हो। वो कहता है कि मुझे यह अच्छे से पता है, पर मैं अभी इस तरीके से ट्रेनिंग नहीं कर सकता जैसा कि मैं चाहूँ। मुझे लगता है कि मुझे अपने आप को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, मुझे स्ट्रेंथ बढ़ाने की जरूरत है। जिसके बाद फैनी सभी लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहता है कि सभी मेरी बात पर ध्यान दो। अब हम जिस रीजन के अंदर आ गए हैं, यहाँ पर हर कभी डिमोनिक बीस्ट अपीयर हो जाते हैं, इसलिए सभी लोगों को हमेशा एक्टिव रहना होगा। इसलिए कोई भी अकेला हल्का होने तक भी नहीं जाएगा। उसके लिए भी तुम्हें एक 3 रैंक के मेंबर को अपने साथ लेकर जाना होगा, और साथ ही पानी के लिए भी तो एक 3 रैंक के मर्सनरी को अपने साथ लेकर जाना होगा। ये सुनकर फिन समझ गया था, पर इसकी वजह से हैमर थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, इसका मतलब अब मैं अकेले में ट्रेनिंग नहीं कर सकता। मैं बस अब यही उम्मीद कर सकता हूँ कि मेरा विश मेरे सीड ऑफ डार्कनेस के फिर से बढ़ने से पहले ही वापस आ जाए। और वही फिन हेमर से कहता है, क्या तुमने कभी डिमोनिक बीस्ट को देखा है? वो कहता है कि नहीं, पर सेंट और बियर ने मुझसे जैसा कहा था कि सच में वो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और हमें उनके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि उनके बड़े बड़े जॉ होते हैं और बड़े बड़े दांत भी, और साथ ही 4 4 आंखें। वो बहुत ज्यादा डरावने होते हैं। ये कहते हुए उसने फिन को काफी डरा दिया था, पर फिन अपने डर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहता है कि मुझे पता ही था, मैं इनके बारे में काफी अच्छे तरीके से जानता हूँ। मैं उनसे डरता नहीं हूँ। मैं अगर चाहूँ तो मैं उनसे जीत सकता हूँ, क्योंकि एनिमी के बारे में जानकर इस ताकत को इस्तेमाल करना, जिसे नॉलेज कहते हैं, ये काफी ज्यादा अच्छा होता है ना? और ये कहकर वो अपने डर को कंट्रोल करने के लिए सच में हंसने लगता है। हेमल्टी ये देखकर काफी शौक था और वो कहता है, यहाँ पर ऐसे कई सारे डिमोनिक बीस्ट होते हैं, पर ऐसा कोई भी नहीं है जो डिमोनिक बीस्ट की तरह हो। ये सुनकर फिर उसे कहता है कि सच में ये तो काफी ज्यादा रिलीफ है, पर ऐसा लगता है कि तुम अपने अमेनेशिया से धी धी करके वापस आने लगे हो, ये तुम्हें याद रहा। ये सुनकर हैमिल्टन से कहता है, सच में ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। पर वहीं वो अपने ही जाल में फंस रहा था। जिसके बाद हमें 2 मर्सनरीज का सीन दिखाते हैं। एक पानी पीते हुए कहता है कि पानी खत्म हो गया, तो उसका साथी कहता है, क्या तुमने एक नई वाटर बॉटल ली थी? ऐसा लगता है कि तुमने इस यूजलेस सिचुएशन के अंदर अपने पैसे को काफी ज्यादा बचा लिया है। वो कहता है कि हाँ, पर मैं इसे भी अच्छी ले सकता हूँ इस रिक्वेस्ट के बाद, और अगर मान लो कि मेरे पास पैसे होते तो मैं कभी भी इस लॉन्ग डिस्टेंस रिक्वेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो उसका साथी उससे कहता है, पर फिर भी यहाँ पर आना ये काफी ज्यादा एक्साइटिंग है। और ये कहते हुए वो दोनों एक दूसरे से कई सारी बातें करते हैं, जहाँ पर वो एक दूसरे से कहते हैं कि यहाँ से जाने के बाद हम लोग वहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी चिल्ड बियर पियेंगे। पर वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे ही पहले वो अपने सामने देखता है कि उसके साथी की मुंडी आधी कट कर वहां से गायब हो चुकी है। उसके चेहरे पर खून के छींटे पड़ते हैं और वो अपने सामने ये सब देखकर बहुत ज्यादा दंग हो गया था। उसके सामने उसके साथी की मौत हो गई थी, और जो सिर उसके ऊपर से गायब हुआ था, एक एप डिमोनिक बीस्ट उसे बड़ी चाव से खा रहा था। उसकी बड़ी बड़ी 4 4 आंखें थी, और उसने उसे वहां पर मार दिया था। वो सभी ये देखने के बाद बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए थे, और सभी लोगों ने उसको घीना चालू कर दिया था। पर वो डिमोनिक बीस्ट बड़े ही आराम से उस सिर को चबा चबा कर खा गया था। ये देखकर जो कि उसके सामने खड़ा हुआ मर्सनरी था, गुस्से में अपनी तलवार को निकालते हुए कहता है, क्या कर तुम्हारे किसी कमीने की ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? ये कहकर वो गुस्से में उस डिमोनिक बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है। वो उसके साथ ही उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि तुम्हें इतनी ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। पर अगले ही पल में उस डिमोनिक बीस्ट का हाथ लाल लाल हो गया था, क्योंकि उसने उस आदमी को यहाँ पर एक स्ट्राइक के साथ मार दिया था। ये देखकर वो सभी मर्सनरी काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहते हैं, आखिर ये सब क्या था? आखिर इस तरीके का हॉरिबल मॉन्स्टर यहाँ पर कहाँ से आ गया? फैनी भी ये देखकर काफी ज्यादा गुस्से में थोड़ा सा डरा हुआ उसे कहता है, आखिर ऐसे समय पर मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि ये हमारे ऊपर बिल्कुल फेयरलेसली अटैक कर सकता है, वो भी यहाँ पर इतने सारे मर्सनरीज इसके आसपास होने के बाद भी। वो डिमोनिक बीस्ट उस आदमी को शरीर को उठाकर आसमान की तरफ देखता है, क्योंकि वहां पर उसके जैसे और भी कई सारे एप डिमोनिक बीस्ट छुपे हुए थे। वो उसे आसमान में फेंक देता है, और वो सभी आसमान में ही उस इंसान के छोटे छोटे टुकड़े कर कर उसे वहीं पर खा जाते हैं। तानिया ये देखकर कहती है कि ये अकेला यहाँ पर नहीं है, सभी लोग इसके लिए तैयार रहना। सभी लोग अपनी तलवार निकाल कर लड़ाई के लिए तैयार हो गए थे। हेमल्ट ये देखकर कहता है, तो ये चीजें इस तरीके से खत्म होने वाली है। तानिया कहती है कि फिन और हेमल्ट जल्दी से कैरेज के नीचे जाकर छुप जाओ, इस चीज के अंदर इन्वॉल्व मत होना। फिन बहुत ज्यादा घबराते हुए कहता है कि ठीक है, और वो हेमल्ट को वहां से घसीटते हुए ले जाने लगता है। वो कहता है कि हेमल्ट जल्दी करो, हम लोगों को जल्दी से पीछे जाना होगा। पर हेमल्ट यहाँ पर लोगों की मदद नहीं कर पाता, इसकी वजह से उसे काफी गुस्सा आ रहा था। वो अपने मन में कहता है कि मैं अभी तक अपने विष को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर और भी कई सारे डिमोनिक बीस्ट हैं जो कि छुपे हैं और हम उन्हें देख नहीं सकते। और वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि यहाँ पर ये सभी लोग हैं। फिन हेमल्ट से कहता है कि अगर तुम ये क्या कर रहे हो, जल्दी से इस चीज के लिए तैयार हो जाओ। और फिर वो दोनों जाकर कैरेज के नीचे जाकर छुप जाते हैं। हैमर ये देखकर सरप्राइज होते हुए कहता है कि ये सबसे ज्यादा बड़ा है,
ये एल्गा और नोआ जितना तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर फिर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जरूर ये इनका लीडर होगा। और इन सभी मर्सनरीज में मुझे लगता है कि केवल रैंक 2 का मर्सनरी ही विस्क को इस्तेमाल कर सकता है। और यहाँ पर करंट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैं कुछ कर सकूं। वो लोग लड़ने के लिए तैयार थे और वो डिमोनिक बीस्ट भी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करते हुए रोर करता है, जिसके बाद फिन और बाकी सभी लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। फिन अपने विस्क को रिलीज करते हुए अपनी तलवार के ऊपर मैनिफेस्ट कर लेता है और जंप करते हुए उस डिमोनिक बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है। उसकी तलवार और डिमोनिक बीस्ट का हाथ एक दूसरे से टकराते हैं। ये देखकर वो डिमोनिक बीस्ट भी थोड़ा सरप्राइज था, पर फिर बड़ी आसानी से स्टाइल मारते हुए जमीन पर आकर बैठ गया था। उसके साथ ही ये देखकर कहते हैं कि इसको देखो, ये सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है, जैसा कि हमें अपने कैप्टन से एक्सपेक्ट करना चाहिए। पर उसके साथ ही उसे कहते हैं कि इस तरीके से लड़ाई के बीच में डिस्ट्रैक्टेड मत हो। यहाँ पर कई सारे स्मॉल फ्राइज हैं जो कि यहाँ पर आ रहे हैं। वो लड़का कहता है, तुम्हें पता है ना कि मैं एक रैंक 3 हूँ। इस तरीके की छोटी मोटी चीजें मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ये कहने के साथ उसने कई सारे डेमोनिक बीस्ट को वहां पर काटना चालू कर दिया था। फिन उस डेमोनिक बीस्ट से लड़ते हुए काफी थक गया था। वो कहता है कि ठीक है, तो चलो इसे आगे बढ़ाते हैं। तो उसके दूसरे साथियों ने भी अपनी तलवार के ऊपर अपने विष को मैनिफेस्ट करना चालू कर दिया था। वो कहते हैं, तो चलो इसको काट कर देखते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या है। जिसके बाद वो तीनों ही उस एप डिमोनिक बीस्ट के लीडर से काफी ज्यादा इंटेंस फाइट करना चालू कर देते हैं। यहाँ पर उन तीनों के बीच में काफी ज्यादा इंटेंस बैटल होने लगी थी, जहाँ पर फैनी अपने पूरे विष के साथ उसके ऊपर अटैक करके उसे काफी ज्यादा घायल कर देता है। और साथ ही जो उसके दोनों साथी है वो भी उस डेमोनिक बीस्ट के ऊपर कई सारे कट लगाकर उसे और भी ज्यादा घायल करने में फैनी की मदद करते हैं। इसकी वजह से वो डेमोनिक बीस्ट दर्द में कर्राने लगा था। और ये देखकर तानिया भी कहती है कि ये काफी ज्यादा अच्छा है। पर हैमल्ड सारी सिचुएशन को देखकर इसका एनालिसिस करने की कोशिश करते हुए कहता है, तो आखिर इस तरीके से होते हैं इंसान। ये सब तो मेरी उम्मीद से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और यहाँ पर केवल रैंक 2 का मर्सनरी है जो कि केवल विष को इस्तेमाल करना जानता है। और वो इसके लीडर को बिजी रखने की कोशिश कर रहा है, और बाकी समय पर उसके जो साथी है वो खुद से ही काम कर कर उसे डिस्ट्रैक्ट करते हुए घायल कर रहे हैं। तो अच्छा, इंसान इस तरीके से फाइट करते हैं। जैसा कि डेरियन ने कहा था कि इंसानों को समझना काफी ज्यादा मुश्किल है। और वो साथ ही आगे देखता है कि वो डेमोनिक बीस्ट काफी ज्यादा घायल होने की वजह से कपकपाने लगा था, और वो तीनों उसके सामने खड़े हुए थे। उस डेमोनिक बीस्ट को उनके ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था, पर वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकता था। फैनी का साथी उससे कहता है, तो बताओ, लगता है कि बाकी सभी ने स्मॉल फ्राइज को हरा दिया है। फैनी, आखिर तुम्हारा विष कैसा है? वो कहता है, मुझे लगता है कि मैं अभी एक बार और लड़ सकता हूँ। ये कहता है तो उसका तीसरा साथी कहता है, ये इतना बुरा नहीं है, तो चलो इस चीज को जल्दी से खत्म कर देते हैं। पर तभी वो डेमोनिक बीस्ट हवा में बड़ी सी जंप लगाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, और बड़ी बड़ी जंप लगाते हुए जंगल के अंदर की तरफ भाग जाता है। ये देखने के बाद वो लोग भी थोड़े सरप्राइज थे, पर फैनी उससे कहता है, ऐसा लगता है कि वो अब यहाँ से चला जाएगा। तानिया पूछती है कि हमें उसका पीछा करना चाहिए। फैनी कहता है कि भूल जाओ, ये एक एस्कॉर्ट रिक्वेस्ट है, ना कि एक सब्जुकेशन की। हमें सबसे पहले जो इंजर्ड होगा है उन लोगों के ऊपर ध्यान देना होगा। जिसके बाद सभी अपनी मरम पट्टियों के ऊपर ध्यान देना चालू करते हैं, और जितने भी डेमोनिक बीस्ट को उनने वहां पर मारा है उन सभी की बॉडीज को इकट्ठा करना भी। तानिया उन दोनों के पास आकर कहती है, देखो मेरे छोटे चूजों को, ऐसा लगता है कि तुम लोग अभी भी जिंदा हो। अब तुम लोग बाहर आ सकते हो। हैमिल्ट बाहर आ गया था, पर फिन को काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी। वो घबराते हुए हैमिल्ट से रोते हुए कहता है, क्या तुम प्लीज मुझे बाहर खींच सकते हो? ऐसा लगता है कि मेरे पैर में एक क्रैम्प आ गया है। अब इस सब के बाद वो सभी डिमोनिक बीस्ट के क्रॉप्स को इकट्ठा करना चालू कर देते हैं, जिसके बाद वो इन सब के अंदर से चीजें निकालना चालू करेंगे। हैमिल्ट इसके बारे में पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। फैनी उसे बताता है कि डिमोनिक बीस्ट की स्किन और उनके अंदर का सीड ऑफ डार्कनेस वो मार्केट में काफी ज्यादा हाई प्राइस का बेचा जाता है, और वो उसे अपने हाथ में सीड ऑफ डार्कनेस दिखाता है कि इसे सीड ऑफ डार्कनेस कहते हैं। हैमिल्ट ये देखकर काफी सरप्राइज था, क्योंकि उसके अंदर भी ऐसा ही है, पर उसे अभी तक पता नहीं था कि आखिर असल में ये दिखता कैसा है। फिर फैनी उसे इसके बारे में कई सारी चीजें बताते हुए कहता है कि डिमोनिक बीस्ट की, जैसा कि मैंने सीड्स के बारे में सुना है, कि किसी भी इंसान के अंदर जाकर उसके माइंड को पूरी तरह से डोमिनेट कर देती है, और इसकी वजह से वो धीरे धीरे करके एक डिमोनिक बीस्ट के अंदर बदलने लगता है। पर यहाँ पर ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको मैंने देखा हो, क्योंकि नॉर्मली उनके जन्म लेते ही उन्हें या तो मार दिया जाता है, या तो उन्हें फॉरेस्ट ऑफ रूट के अंदर भेज दिया जाता है। अगर मान लो वो वहां पर सर्वाइव कर भी लेते हैं, पर उसके बाद भी मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि मैंने आज तक ऐसा कोई भी इंसान नहीं देखा। और साथ ही वो हेमल से भी कहता है, और तुम भी ऐसे लोगों से सावधान रहना, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी डिमोनिक बीस्ट के अंदर बदल सकते हैं। ये सुनकर हेमल को थोड़ा सा बुरा लगता है, और वो अपने मन में कहता है, यानी बाहर के लोग सीड ऑफ डार्कनेस के बारे में इस तरीके से सोचते हैं, जैसा कि डेरियन ने मुझसे पास्ट में कहा था। और क्या सीड ऑफ डार्कनेस अगर मेरे अंदर रहेगा, तो क्या धीरे धीरे करके डेफिनेटली इंसान मुझसे फाइट करना चालू कर देंगे, और क्या आखिर में मैं भी एक डिमोनिक बीस्ट बन जाऊंगा और इंसानों से फाइट करूंगा।
और यही रीजन है कि जिसकी वजह से डेरियन ने मुझे विश को इस्तेमाल करना सिखाया था, जिससे मैं अपने सीट को सरपास कर सकूं। पर फिर भी अगर मेरा विश मेरे पास फिर भी वापस आ जाता है, उसके बाद भी मुझे सीट के बारे में किसी को भी पता लगने नहीं देना चाहिए। ये मेरे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है और शायद सभी लोग यही सोचेंगे कि मेरी पावर सीट ऑफ डार्कनेस की वजह से ही इस तरीके से पावरफुल है। और वह पीछे से फैनी और तानिया दोनों उन दोनों को देख रहे थे। फैनी ये देखकर कहता है, जब भी मैं इन रैंक 4 की मर्सनरीज को देखता हूँ, मुझे मेरे पास के दिनों के बारे में याद आ जाता है। तानिया कहती है कि हाँ, फिन भी पहले से काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और बिल्कुल वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया है। पर वहीं हेमल का ध्यान एक क्रॉप के ऊपर जाता है और वो ये देखकर कहता है, ऐसा लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। वो फिन से रुकने के बारे में कहता है तो फिर उसे कहता है, आखिर तुम इतने ज्यादा क्यों डर रहे हो? मुझे लगता है कि ये तुम्हारा पहली बार है कि तुमने किसी डिमोनिक बीस्ट को इतनी ज्यादा करीब से देखा है। वो इस चीज को काफी लाइटली लेता है और वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम लोग बाद में इनके इंग्रेडिएंट्स को बनाकर खा सकते हैं। इनकी आंखें पकाने के बाद काफी ज्यादा अच्छी लगती हैं। पर तभी वो डिमोनिक बीस्ट उसका गला पकड़ लेता है। पर तान्या जब तक पीछे मुड़कर इस सब को देखती, तब तक हैमल्ट अपनी तलवार को निकालकर उसके ऊपर विष को मैनिफेस्ट कर कर उस डिमोनिक बीस्ट को बीच में से काट देता है। फिन ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया था और इसकी वजह से वो पीछे की तरफ हट गया था। वो हैमल्ट से कहता है कि मैं काफी डर गया था, तुम्हारा शुक्रिया। और साथ ही वो उससे कहता है, क्या तुम ठीक हो? हैमल्ट कहता है कि हाँ, पर वहीं उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। वो कहता है कि ये स्लैशिंग मेरी ट्रेनिंग से काफी ज्यादा अलग फील हो रही थी। ऐसा लगा कि ये मेरे अंदर से निकल कर आया है। शायद ऐसा तो नहीं कि मेरा विष धीरे धीरे करके फिर से वापस आ रहा है। पर ये देखकर उसका एक साथी हैमल्ट की तारीफ करते हुए कहता है कि एक जिंदा बच गया था और तुमने उसे हरा दिया। मुझे लगा ही था उस समय जब तुम तानिया से लड़ रहे थे, मैं पूरी तरह से जानता था कि तुम फिन से काफी ज्यादा अलग हो। पर ये देखकर फिन को काफी ज्यादा जलन होती है। जिसके बाद फिन उससे कहता है कि हाँ हैमल्ट, तुम्हारा इसके लिए शुक्रिया और बाद में मैं तुम्हें बहुत सारा सूप दूंगा। ये सुनकर वो दोनों उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ पर उसकी मदद के लिए सूप के बदले रिपे करना चाहते हो। ये ठीक भी है, पर क्या तुम्हारी लाइफ इससे ज्यादा कोई वर्थ नहीं रखती? पर वहीं दूर से खड़ी हुई तानिया ये देखकर अपने मन में कहती है, क्या मैंने कुछ गलत देख लिया था? उसे वो याद आता है कि जब हैमल्ट ने अपनी तलवार निकाली थी, उसके ऊपर उसने विष को देखा था। ये देखकर वो काफी चौंक गई थी और वो अपने मन में कहती है कि आखिर हैमल्ट तुम कौन हो? फिर रात में हमें हैमल्ट का सीन दिखाते हैं जिसने अपने विष को फिर से अपने अंदर से निकालना चालू कर दिया था। वो अपनी आंखें खोलकर कहता है कि मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि मेरा विष वापस आ चुका है। वो कहता है, मुझे लगता है कि जो ब्लेड का स्विंग मैंने किया था उसी की वजह से मेरा विष वापस आया है। क्या मुझे फिन को इस चीज के लिए शुक्रिया करना चाहिए? अगर ऐसा है तो अपने विश को मैं पूरी तरह से फुलफिल कर सकता हूँ इन 3 दिन के खत्म होने से पहले। इसके लिए मुझे थोड़ा सा और फोकस करने की जरूरत है। पर तभी वहीं पर फिन आ गया था और वो हैमल्ट को आवाज देते हुए कहता है कि आखिर तुम कहाँ हो? हम लोगों को रात में नजर रखनी होगी, इसलिए तुम जल्दी से आ जाओ। जिसके बाद हमें फैनी का सीन दिखाते हैं कि हम लोग 2 ग्रुप बनाएंगे और 3 शिफ्ट में एक दूसरे को गार्ड करेंगे। वो पहली टीम में हैमल्ट, तान्या, फिन और भी कई सारे लोगों को एक टीम में कर देता है और दूसरी टीम में बाकी दूसरे लोगों को। जिसके बाद ये डिसाइड होता है कि टीम ए आराम करेगी और टीम बी वहां पर नजर रखेगी। सभी लोग आराम से सो जाते हैं। पर वहीं हैमल्ट वहां से जाने लगा था तो ये देख कर तानिया उसके पास आकर उससे कहती है, क्या तुम थके नहीं हो? हैमल्ट कहता है कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। तो तानिया कहती है कि सच में तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो, पर हम लोगों को सुबह जल्दी निकलना होगा और इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट शिफ्ट में उठना होगा, इसलिए अभी अच्छा ही होगा कि हम अभी सो जाएं। वो उसे कहता है कि ठीक है, पर उसे ये पता था कि वो डेमोनिक बीस्ट वहां पर सभी लोगों के सोने का वेट कर रहा है जैसे ही सभी लोग सो जाएंगे। इसलिए जस्ट इन केस मैं अकेले ही उसको देखने के लिए जाना चाहता था, जिसकी मदद से मैं अपने विश को भी फिर से रिकवर कर सकता था। इसलिए वो कुछ समय तक तो सोने के बाद फिर से उठकर वहां से घूमने के लिए निकल जाता है। पर ट्रैक्विन स्क्वाड का लीडर उसको देख लेता है। ये देखकर वो कंफ्यूजन के साथ कहता है, क्या कि ये कमीना कहाँ जा रहा है? और उसे यही मौका दिखता है, इसलिए वो एक इवल सी स्माइल देते हुए हैमल्ट का पीछा करने लगा था। हैमल्ट जंगल में अंदर आने के बाद इसकी ट्रेनिंग करना चालू कर देता है। पर थोड़ी ही देर प्रैक्टिस करने के बाद वो कहता है, अगर इसी तरीके से रहा तो मैं कल सुबह तक अपने आप को पूरी तरह से रिकवर कर लूंगा। पर वहीं वो किसी की प्रेजेंस को सेंस करते हुए कहता है कि एक डेमोनिक बीस्ट नहीं, मुझे कोई भी डेमोनिक एनर्जी सेंस नहीं हो रही, ये एक इंसान है। और थोड़ी ही देर में चलते हुए वो हैमल्ट के सामने आ गया था। वो हैमल्ट से कहता है कि छोटे से बच्चे, आखिर तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ पर किसी और के साथ होना चाहिए। क्या तुम्हें पता नहीं है कि अकेले घूमना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है? और साथ ही वो उसकी तलवार को देखते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हें स्वॉर्ड फाइट के लिए ज्वाइन कर सकता हूँ? हैमल्ट कहता है कि मुझे इस चीज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। और ये सुनकर वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, क्या मुझे लगता है कि तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम किस सिचुएशन के अंदर हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आएगी जैसा कि वो पिछली बार आई थी? देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारी ये आदत है कि तुम लोगों को हमेशा अपने से नीचे देखते हो। जब से ये रिक्वेस्ट चालू हुई है तब से ही मैं ये मौका देख रहा हूँ कि आखिर तुम्हारे एटीट्यूड को कब से सुधारा जाए। पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी है
क्या मैं तुम्हें ये सिखा सकता हूँ, इसलिए इस चीज में बुरा मत मानना कि इस प्रोसेस के अंदर अगर तुम्हारा एक हाथ या एक पैर टूट जाए तो। और मुझे लगता है कि लोग इसी तरीके से बढ़ते हैं, और अगर इसकी वजह से अगर तुम मर जाते हो तो इसका तो यही मतलब है कि तुम कमजोर हो, तो इसके लिए मुझसे नफरत मत करना। हेमल्ट कहता है, क्या इस तरीके की चीज है? क्या तुम इतने दूर आने के बाद केवल इतना ही कुछ करने के बारे में सोच रहे हो? ये सुनकर वो आदमी थोड़ा सा हंसने लगा था, और हेमल्ट उससे कहता है कि मेरे क्रॉप की मर्सनरीज दूसरों की मदद करने में लगे हुए हैं, पर तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें इस सब की जरूरत है। इस सब के बजाय तुम यहाँ पर डिमोनिक बीस्ट के और भी ज्यादा करीब आ गए। पर अगर तुम एक इंसान हो तो तुम एक इंसान की तरह रहना चाहिए, ना कि एक रैंक 4 के ट्रेक्यू मर्सनरी क्रॉप की तरह। ये सुनकर वो पहले तो थोड़ा शौक हो जाता है, जिसके बाद वो हंसने लगता है और फिर चिढ़ते हुए कहता है कि ये जरा सा भी मजेदार नहीं था। क्या एक डिमोनिक बीस्ट आके एक इंसान की तरह कैसे रह सकता है? मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें ये पता है, पर इंसान इस तरीके से ही बढ़ते हैं, और तुम मुझे इसलिए लाइटली ले रहे हो क्योंकि मैं एक रैंक 4 का हूँ। पर तुम्हें पता नहीं है कि मैं पूरी तरह से हील हो चुका हूँ, तो अब शायद यही मौका है। क्या मुझे तुम्हें ये सिखाना चाहिए कि आखिर कौन सुपीरियर है? ये कहते हुए उसने अपने पट्टा जो कि उसके हाथ के ऊपर बंधा हुआ था उसे एक ही झटके के साथ तोड़ दिया था, जिसके बाद वो उसी हाथ के साथ हेमलेट के ऊपर मुक्का मारते हुए कहता है, अब मुझे उम्मीद है कि इसके बाद तुम कभी भी किसी को भी कम आंकने की कोशिश नहीं करोगे। बस एक बार मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूं, उसके बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा। पर हेमल्ट बीच में ही उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर वो आदमी थोड़ा कंफ्यूज था, और हेमल्ट बड़े ही आराम के साथ उसका हाथ धीरे धीरे करके मोड़ने लगा था। वो आदमी नीचे बैठ गया था। वो कहता है कि आखिर आखिर ये स्ट्रेंथ क्या है? वो चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुमने किस तरीके की ट्रिक को इस्तेमाल करी है जिसकी वजह से तुम ऐसा कर पा रहे हो? पर हेमल्ट काफी गुस्से के साथ उससे कहता है, मुझे लगा था कि तुम एक डेमोनिक बीस्ट की तरह हो, पर तुम्हारी आंखें इस सबसे काफी ज्यादा बदतर है। अगर तुम अपनी रेपुटेशन हमेशा स्टेब्लिश करके रखना चाहते हो तो तुम्हें अपने अपोनेंट को काफी ज्यादा केयरफुली चूज करना चाहिए। अपनी औकात जान कर रखो। और ये कहते हुए उसने उसके हाथ को पूरी तरह से मोड़ दिया था, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।